दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSL में। साथियों, आज के इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें जैसे आंसर के प्रकरण और 6800 को लेकर के क्या है बड़ी खबरें, उन सभी को आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आज की एक बड़ी खबर डिस्कस करते हैं, उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती पर लौटकर आते हैं। दोस्तों आज की बड़ी खबर यह है, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीटी कब से जरूरी है। हाईकोर्ट ने पूछा सवाल, ये बड़ी अपडेट है आज के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा कब से अनिवार्य हुई। कोर्ट ने याची और सरकारी वकील से पूर्व में निर्धारित नियमों विवरण बताने को कहा है। कोर्ट ने आदेश राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। अपील में एकल पीठ के उस फैसले को चुनौती दी गई जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति को सही ठहराते हुए उन्हें वेतन देने का आदेश दिया गया था। अपील में कहा गया कि मुरादाबाद के वित्त पोषित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा के अधिकार के तहत NCTE की ओर से 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना के बाद हुई है। ये शिक्षक अगस्त 2012 में नियुक्त किए गए हैं। उस समय NCTE की अधिसूचना पूरे देश में लागू होने के साथ प्रदेश सरकारों पर बाधित थी, इसलिए यूपी में भी उसी समय अनिवार्य कर दिया गया था। जबकि याची शिक्षक उस समय टीटी उत्तीर्ण नहीं थे, ऐसे में ये बतौर शिक्षक नहीं नियुक्त किए जा सकते हैं और उनकी नियुक्ति अवैध है। इसी कारण BSA मुरादाबाद ने इनके आवेदन के अनुमोदन से इनकार कर दिया था। एकल पीठ ने 20 जून 2022 के आदेश में इन तथ्यों को ध्यान न देते हुए एकपक्षीय आदेश कर दिया था। याची शिक्षकों की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की अनिवार्यता के लिए 8 अप्रैल 2013 को शासनादेश जारी किया है। याचियों की नियुक्ति उसके पहले हो चुकी थी। अब देखते हैं साथियों, इसमें सरकार का जीत होती है या अभ्यर्थियों की जीत होती है, और ये उन सभी शिक्षकों को प्रभावित करेगा जो इसके अंतर्गत आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं आज 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के बारे में। तो साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे 6800 से 1356 वाले मामले को लेकर के बड़ी खबरों को, और उसके बाद में आप सभी लोगों के 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी के सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, बस प्लीज़ इतनी ही रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 वर्ष से 1356 वाले मामले को लेकर के हाईकोर्ट की तरफ से कल एक बड़ी कार्रवाई देखने को नजर आई है। अब आप सभी लोग देख सकते हैं सरकार के वकील द्वारा केस को 4 कैटेगरी में विभाजित कर दिया गया है और कोर्ट में रिसीव कराया गया है, जो निम्न प्रकार से। पहली कैटेगरी है महेंद्रपाल एंड अदर्स पिटीशंस, जो रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है, और दूसरी है रोबिन सिंह एंड अदर्स जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। तीसरी भारती पटेल एंड अदर्स जो फ्यूचर वैकेंसी कैंडिडेट्स से संबंधित है, और चौथी कैटेगरी है फिजिकल हैंडीकैप्ड्स वाली। और साथियों मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि इसमें 6800 कहाँ है, तो साथियों महेंद्रपाल एंड अदर्स वाली याचिका में ही 6800 है। आप सभी लोग जानते हैं 1356 वाला मामला महेंद्रपाल एंड अदर्स वाली याचिका से ही संबंधित है। तो साथियों इन सभी मुद्दों को कैटेगराइज करने का फायदा क्या होगा, तो साथियों जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा था कि 14 नवंबर की कोर्ट सुनवाई में माननीय न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट कहा था कि 23 नवंबर से आप सभी लोगों के मामले की कोर्ट सुनवाई कंटिन्यू की जाएगी और जल्द ही निस्तारण इसका किया जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में सरकारी वकील की तरफ से इन सभी को केसेस को कैटेगराइज किया गया है। अब इसमें हाईकोर्ट कैटेगरी वाइज केसेस को सुनेगा और उन्हें फाइनल करेगा। तो अब ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि कम से कम 2 से 3 सुनवाइयों में 6800 से 1356 मामला निस्तारित होता नजर आ रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम किया गया है सरकार के वकील की तरफ से। इससे अब सभी जो मामले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 के लिए कहीं ना कहीं रोड़ा बने हुए हैं उनका निस्तारण यथाशीघ्र हाईकोर्ट की तरफ से होता नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं 14 नवंबर की कोर्ट सुनवाई को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 14 नवंबर को कोर्ट सुनवाई हुई थी और उसका आदेश अभी तक नहीं जारी किया गया है। तो जब साथियों के द्वारा संपर्क किया गया तो जज साहब के चैम्बर में बात करने पर पता चला है कि अभी तक किसी भी आर्डर पर साइन नहीं हो पाए, जिस वजह से आर्डर अप्रूव होने में देरी हो रही है। आज शाम तक, यानी आज की डेट है 18/11/2022 में 14 तारीख की कोर्ट सुनवाई का आप सभी लोगों का आर्डर देखने को मिल सकता है, और उसमें क्या लिखा है ये आज के आर्डर आने के बाद आप सभी लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। तो साथियों 6800 से 1356 वाला मामला अब यथाशीघ्र निस्तारित होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस को कैटेगराइज करके अगर 23 नवंबर से रेगुलर सुनवाई होती है तो आप सभी को बता दें कि 15 दिसंबर तक आप सभी लोगों का नंबर जो है फाइनल सुनवाई का आ सकता है।
अब साथियों बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों के सभी सवालों को लेकर के क्या है उनके सवाल और उनसे संबंधित जवाबों को। तो आप सभी लोग वीडियो अंत तक देखें और ये रहे आप सभी लोगों के सवालों के जवाब और उनके विस्तृत विवरण, जिससे आप सभी लोगों के सारे डाउट्स दूर हो सकते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थी वीडियो को ध्यान से देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आप सभी लोगों के आंसर की पीड़ित अभ्यर्थी हैं, उनकी नियुक्ति के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं साथियों के द्वारा। और इसी बीच जो बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है और जो आंसर की पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनके मन में ढेर सारे सवालों का जमावड़ा लगा हुआ है। तो उन सभी सवालों का आंसर देने का प्रयास किया गया है इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी लोग देखें अंत तक इस वीडियो को और आप अपने सभी सवालों के डाउट्स को हल कर सकते हैं। प्रत्यावेदन नौकरी कब मिलेगी, कुल ऐसे 15 सवाल हैं आपके, जिनके जवाब आपको देने हैं और आपकी सारी समस्याओं का हल जो है आप तक पहुंचाना है। तो वीडियो को करिए शेयर ताकि और भी साथियों तक इन्फॉर्मेशन और जानकारी मिलती रहे। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम सीधा चर्चा करेंगे पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न आपका ये है कि प्रत्यावेदन कब जमा करना है। तो देखिए, प्रत्यावेदन को लेकर के अभी किसी भी प्रकार का कोई ऑफिशियल या गवर्नमेंट आदेश नहीं आया है, तो आपको प्रत्यावेदन के लिए अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यावेदन की स्थिति जब स्पष्ट होगी आपको प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं स्वयं आपको जानकारी दे दूंगा। दूसरे सवाल पे आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने से क्या और नंबरों के लिए फ़ायदा हो सकता है? फिलहाल मेरी तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान स्थिति ये कहती है कोई चांस नहीं है। माननीय अधिवक्ता महोदय के जो भी पैनल है, देश के माने जाने जो भी बड़े अधिवक्ता हैं, जिनका नाम जो है टॉप 10 लिस्ट में आता है देश में, भारत में, उनसे भी इस पर चर्चा परिचर्चा हुई है। लेकिन निकट भविष्य में कोई संभावनाएं ना होने की वजह से हमारी तरफ से कोई याचिका फाइल नहीं करी जा रही है। बाकी आप लोगों की इच्छा, तमाम ऐसे लोग हैं जो लोगों को जोड़ रहे हैं, लोग दे भी रहे हैं पैसा जुड़ने के लिए, लेकिन भविष्य में क्या होगा पता नहीं है। तो मेरी तरफ से कोई याचिका नहीं है, बाकी आप सोच लीजिए आपको कहाँ पैसा देना है, कहाँ जुड़ना है। अगला सवाल, जो याची नहीं थे यानी कि जो पिटिशनर नहीं थे, जिन्होंने कहीं भी अपना नाम इलाहाबाद, लखनऊ, सिंगल या डबल कहीं नहीं जुड़वाया है, क्या उन्हें एक नंबर का लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं मिलेगा, सीधी बात। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ याचियों की बात करी गई है, पिटिशनर की बात करी गई है, और ओवरऑल सभी को नंबर नहीं दिए गए हैं। अगले सवाल की तरफ पे चलते हैं। क्या मेरिट में आना ज़रूरी है? बिल्कुल 100% आपको मेरिट में आना होगा, क्योंकि आप जब मेरिट में आएंगे तभी आप नौकरी के हकदार होंगे। अगर आप मेरिट में नहीं हैं तो एक नंबर से अगर आप पास भी हो रहे हैं तो समस्याएं हैं। अगले पॉइंट पे अगला सवाल है, अगर मेरिट प्रभावित ना हो रही है, यानी कि कुछ साथियों ने फॉर्म में कुछ त्रुटियाँ करी हैं, लेकिन एट लास्ट में जो मेरिट उनकी है वो मेरिट किसी को प्रभावित नहीं कर रही, किसी में कोई इफेक्ट नहीं कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो डिफेक्ट है उसके लिए आपको हलफनामा वगैरह काउंसलिंग के दौरान जो है लगाना पड़ेगा। अगला सवाल है कि एक नंबर से जो साथी पास हो रहे हैं उनका भविष्य क्या है? तो भैया एक नंबर से पास हो गए, भविष्य ये है कि बेसिक में जाएंगे, झंडा लहराएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, मिठाई खाएंगे और अपने परिवार के लिए एक नई दिशा और दशा तय करेंगे। तो जो एक नंबर से पा गए हैं उनका भविष्य बिल्कुल उज्जवल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, क्या टीम ऋषभ मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में याची बनाएगी? बिल्कुल नहीं, हमारी तरफ से अभी तक ऐसा कोई एक्शन नहीं है, कोई ऐसा प्लान ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जोड़ा जाए। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि संभावनाएं ना के बराबर हैं, कुछ नहीं है। अगर संभावनाएं होंगी तो सोचा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल कुछ नहीं है। तो इस वजह से हमारी तरफ से कोई भी याची प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। अगर मेरे नाम पे, ऋषभ मिश्रा जी के नाम पे, टीम के नाम पे आपसे कोई पैसा ले रहा है तो बेशक आप 1 रुपये किसी को देना नहीं है। अगला सवाल है, कैसे पता चलेगा कि हम एक नंबर पा करके पास हो रहे हैं और सरकारी रिजल्ट.com पे हम अपना देखें कैसे? तो भैया ये समस्या सरकार की है। आप पास हो गए हैं, सरकार वेबसाइट ओपन करेगी, आप रोल नंबर डालोगे, आपका पास दिखेगा, आप काउंसलिंग कराओगे और आप नौकरी करोगे। तो ये टेंशन सरकार को लेने दिया जाए, हम लोगों को नहीं लेना है, सरकार उसके लिए कहेगी। अच्छा, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है कि जो अटेम्प्ट नहीं किए हैं, यानी परिभाषा वाला प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं किए लेकिन याची बने हैं, उनके साथ क्या होगा? देखिए, इसमें मेरे हिसाब से जवाब ये है कि अटेम्प्ट आप नहीं किए हैं तो दिक्कतें तो होंगी, लेकिन एक बार मैं अधिवक्ता महोदय से भी संपर्क करूंगा, मानिए जो भी होंगे हमारे सीनियर, उसके बाद बात करके मैं आपको बता दूंगा। आगे बात करते हैं कि निवास को लेकर के कुछ साथियों ने कहा मेरे पास 2000 बहुत पुराना निवास है,
तो पुराना निवास है, ठीक है, पुराना है उसको भी रखिए, लेकिन निवास आपके पास थोड़ा सा नया होना भी ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि स्थानीय स्थान बदलते रहते हैं, तो आपको बनवा लेना चाहिए था, या फिर आपने फॉर्म डालते समय जो है उसके आसपास 2018 का अगर निवास होगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको रखिए आप लोग अपने पास। अगला सवाल है, जो प्रत्यावेदन नहीं बनवाया, भाई प्रत्यावेदन जैसे भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, विभाग उसके लिए नोटिस करेगा, जो भी करेगा फिर मैं आपको प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवगत कराऊंगा। गोरखनाथ पर नंबर मिलेगा या नहीं? देखिए, गोरखनाथ को न्याय दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। लखनऊ की धरती से लेकर इलाहाबाद की धरती तक हम लोगों ने एक कर दिया था, पैरों से नाप दिया आपने ज़मीन को, लेकिन न्याय आपको नहीं मिला। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी इस पर कहा था, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिला। यह हम लोगों का दुर्भाग्य है, या यूँ कहे कि बेहतर न्याय की अपेक्षा थी हमें, और भी बेहतर चीज़ें होने की, लेकिन उस हिसाब से नहीं हुई हैं। तो फिलहाल गोरखनाथ पे हमें तो संभावना नहीं है। बाकी जो ट्राई कर रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और माननीय न्यायालय से दरख्वास्त है कि अगर चीज़ें पॉसिबल हैं तो ज़रूर उस पर कुछ किया जाए। अगला सवाल है, डबल इलाहाबाद और लखनऊ में कहीं भी याचिए अगर आप हैं, चाहे डबल सिंगल जो भी है, आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आप पहले सिंगल बेंच जाओगे तो ही आप डबल बेंच जाओगे। डबल आप डायरेक्ट आप डबल बेंच थोड़ी ना जा पाओगे, या डबल डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा पाओगे। इससे पहले सिंगल में होगा, तो कहीं ना कहीं आप सिंगल में जुड़े होंगे, तो इसलिए आप याची है और आपको नंबर मिलेगा। अगला सवाल है, सीट नहीं है तो क्या होगा? भैया सरकार की समस्या है, सीट नहीं है, क्योंकि जो थर्ड काउंसलिंग हुई थी वो आंसर की के अधीन थी। काउंसलिंग के समय उनके बाद जो नियुक्ति पत्र मिला उस पर लिखा गया है कि यह नियुक्ति जो है वो उत्तर कुंजी प्रक्रिया के अधीन है, जो कि भी मुकदमे थे उस समय वो अधीन कर लिए गए। तो आप निश्चिंत रहें, सीटें सरकार ला करके दे, कहीं से भी ला करके दे, उनकी जिम्मेदारी। तो ये रहे आपके कुछ 15 सवाल, 14-15। इसके अलावा भी मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, स्वागत है आप सभी का। कमेंट बॉक्स में आइए, मेंशन करिए अपने सवालों का, जवाब हम आपको देंगे जैसे ही वक्त मिलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।